सचिन एक बड़े शहर में अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके पिता गांव में रहते थे। उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। एक दिन सचिन ऑफिस से घर आया तो सुधा उससे बात करने बैठ गई। सुनो जी, सासू माँ का श्राद्ध आने वाला है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इस बार पापा को क्या बहाना बनाकर टालूं। लेकिन टालना क्यों है? हम चलते हैं ना गांव, वहीं ससुर जी के साथ श्राद्ध कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, और ना ही इसके लिए मेरे पास टाइम है। तुम अपना काम करो, मैं पापा को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दूंगा। 2 दिन बाद सचिन के पास उसके पापा का फोन आ जाता है। बेटा, आने वाले सोमवार को तुम्हारी माँ का श्राद्ध है। मैं चाहता हूँ तुम शनिवार को ही आ जाओ। पापा, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। मैं सुधा को भेज दूंगा। लेकिन बेटा, अपनी माँ का अंतिम संस्कार तो तुमने ही किया था, इसीलिए तुम्हारा आना जरूरी है। एक दिन के लिए समय निकाल लो। अच्छा, एक काम करो, सोमवार को सुबह आ जाना। मैं सारी तैयारी करके रख लूंगा। नहीं पापा, आजकल के जमाने में कौन ये सब मानता है। आप भी कहाँ के चक्कर में पड़ गए। किसी पंडित को 500 रुपए दे देना, वो माँ के नाम का पूजन करा देगा। मैं नहीं आने वाला, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सुनकर सचिन के पापा फोन काट देते हैं। आपको ससुर जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वे साल में केवल एक बार ही तो हमें फोन करते हैं। सुधा, तुम नहीं जानती हो, मैं इन सब बातों में नहीं फंसना चाहता। वैसे भी ये सब बेकार की बातें हैं कि दान पुण्य करने से मरे हुए इंसानों को इसका फल मिलता है। सुधा चुप रह जाती है। उसे पता था बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। 2 दिन बाद सचिन को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है। सुनो जी, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ रास्ते में हमारा गांव पड़ेगा। हम थोड़ी देर गांव चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। इधर सचिन के पापा बहुत दुखी मन से श्राद्ध की तैयारी करते हैं। उन्हें पता था कि सचिन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के सहारे वो उसका इंतजार करने लगते हैं। वो सोमवार को सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो नहा धोकर रसोई में खाना बनाने जाते हैं। वो अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखट सुनाई देती है। वे बाहर आकर देखते हैं तो सचिन और सुधा खड़े थे। उन्हें देखकर वो रोने लगते हैं और सचिन अपने पिता के पैरों में गिर जाता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल दुखाया, जिसकी सजा मुझे मिल गई। लेकिन बेटा, हुआ क्या? तू ठीक तो है ना? पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आज माँ ने हमें बचा लिया। हम कितना भी अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करें, वे हमेशा हमारी रक्षा ही करते हैं। हाँ पापा, आज मैं ऑफिस के काम से यहीं पास के शहर में आया था। रात को हम होटल में ठहर गए थे। सुबह मुझे आगे पहाड़ों पर बने गेस्ट हाउस में मीटिंग के लिए जाना था। मैं रात को सो रहा था, तभी मुझे सपने में माँ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि बेटा, वहां मत जा, पहाड़ तुझ पर गिर पड़ेगा। तभी मेरी आंख खुल गई और मुझे एहसास हुआ जैसे माँ मेरे बगल में बैठकर मेरे सिर पर हाथ फेर रही हैं और मुझे समझा रही हैं। मैं उठकर बैठ गया। मैंने सारी बात सुधा को बताई। हाँ पापा, उसके बाद हमें नींद ही नहीं आई। सुबह न जाने कैसे हमारी आंख लग गई और मीटिंग के लिए देर हो गई। सुबह 10 बजे हमें होटल के मैनेजर ने बताया कि सुबह 6 बजे वहां लैंडस्लाइड हो गया और कई गाड़ियां दब गई हैं। ये सुनकर मैं रोने लगा। आज माँ का श्राद्ध था। मैंने उनके लिए कभी टाइम नहीं निकाला, और वो आज भी मेरी जान बचाने आ गईं। बेटा, कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ। मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। सभी अच्छे से माँ का श्राद्ध करते हैं। उसके बाद शाम को सचिन अपने पापा से बात करता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पैसे कमाने के चक्कर में मैंने माँ बाप को छोड़ दिया। माँ इसी गम में चली गई। अब से मैं यहीं रहूंगा। आपसे अलग मैं नहीं रह सकता। मैं आपके साथ रहूंगा। अभी हम दोनों जा रहे हैं। वहां से सब कुछ समेटकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन बेटा, यहाँ गांव में करोगे क्या? पापा, कुछ भी कर लूंगा। थोड़ा कम कमा लूंगा, लेकिन आपसे अलग नहीं रहूंगा। इस घर में ऐसा लगता है जैसे माँ अभी भी मुझे अपनी गोद में खिला रही हैं। ये कहकर दोनों चले जाते हैं और कुछ दिन बाद वापस आकर गांव में बस जाते हैं। साहिल और सपना एक शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। साहिल की माँ शांति भी उनके साथ रहती थी। शांति जी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती और घर में पूजा करती थी। उसके बाद वह मंदिर चली जाती थी।
एक दिन शांति जी पूजा करने मंदिर गई। सपना किचन में काम कर रही थी, तभी साहिल वहां आ जाता है। सपना, जल्दी से 1 कप चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ, अभी बना देती हूँ। मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। माँ जी सुबह घर में पूजा करती हैं, उसके बाद मंदिर जाती हैं। वहाँ हर दिन कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाती हैं। इस महंगाई में ये सब ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, माँ तो पिताजी के सामने भी ऐसे ही भोग लगाती थीं। अब उन्हें मना करूंगा तो बुरा मान जाएंगी। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन सपना को हमेशा ये बात खटकती थी कि उसके पति की कमाई से माखन मिश्री का भोग मंदिर में लगाया जाता है। एक दिन उसने शांति जी को समझाते हुए कहा, माँ जी, आप हर दिन मंदिर में इतना सारा माखन मिश्री बांट आती हैं, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अब महंगाई काफी बढ़ गई है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतना पैसा इधर उधर खर्च करते हो, 300 रुपए का पिज्जा मंगाते हो, उसमें फिजूल खर्ची नहीं होती? और मेरे कान्हा जी के भोग में तुम्हें तकलीफ हो रही है। उन्हीं की कृपा से इस घर में सब चल रहा है, ये मत भूलना। सपना उनकी बात सुनकर चुप हो जाती है। एक दिन सपना की एक सहेली उससे मिलने आती है। अरे प्रिया, इतने दिनों बाद मेरी याद आई तुझे? हाँ, बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए तुझसे मिलने चली आई। तेरी सास कहाँ है? माँ जी तो मंदिर गई हैं, उनका बस चले तो मंदिर में ही पूरा घर लुटा दें। ऐसी क्या बात है? सपना प्रिया को सारी बात बता देती है। बस इतनी सी बात? इसका एक उपाय है मेरे पास। तुझे मैं एक दुकान बताती हूँ, वहाँ से मक्खन ले आ। इस मक्खन के मुकाबले वह नकली मक्खन आधे पैसों में आ जाएगा। एक तो तेरा खर्चा आधा हो जाएगा और वह मक्खन मंदिर में किसी को पसंद नहीं आएगा। धीरे धीरे तेरी सास मक्खन का प्रसाद बांटना बंद कर देगी। सपना अगले दिन मक्खन को नकली मक्खन में बदल देती है। 2 दिन बाद साहिल और शांति जी शाम के समय घर में बैठे थे, तभी उनके पास मंदिर के पुजारी जी आते हैं। आइए पुजारी जी, कैसे आना हुआ? माँ जी, आप ये मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटना बंद कर दीजिए। आपके मक्खन के प्रसाद को खाकर मंदिर के कई भक्त बीमार पड़ गए हैं। लेकिन पुजारी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो शुद्ध ताजा मक्खन लाते हैं, वही हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं, और यदि ऐसा होता तो हम भी बीमार पड़ जाते। वो सब मुझे नहीं पता, बस आप कल से मक्खन का भोग नहीं लगाएंगी। पुजारी जी, ऐसा मत कीजिए, मेरा वर्षों का नियम टूट जाएगा। पुजारी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी दुकान से मक्खन ला देता हूँ। मेरी माँ शुरू से माखन मिश्री का भोग लगा रही हैं। भोग लगाना है तो घर में लगाइए, मंदिर में अब भोग नहीं लगेगा। उनके जाने के बाद शांति जी रोने लगती हैं। अगले दिन से वह मंदिर में केवल दर्शन करती और भोग घर में ही लगा देती थी। एक दिन शांति जी मंदिर गई हुई थी, सपना भी घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद सपना घर आई तो उसने देखा साहिल की तबीयत बहुत खराब है। सपना साहिल को अस्पताल ले गई और भर्ती करा दिया। आपको पता है, इन्होंने नकली मक्खन खाया है, जो जहर की तरह इनके पेट में पहुंच गया है। डॉक्टर साहब, लगता है मक्खन में ही मिलावट होगी। मंदिर के पुजारी जी भी यही कह रहे थे। आप किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये सब देखकर सपना रोने लगी। माँ जी, ये सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैंने मक्खन बदल दिया था। लगता है इन्होंने वही नकली मक्खन खा लिया। माफी मांगनी है तो जाकर कान्हा जी से मांग, जिनके भोग में मिलावट कर तूने अपने पति की जान को खतरे में डाल दिया। सपना मंदिर पहुंच जाती है। वहां कृष्ण जी के सामने रो रो कर माफी मांगने लगती है। उसकी बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने बेकार में ही तेरी सीधी सादी सास को भोग लगाने से मना कर दिया। पुजारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वयं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी। बस एक बार मेरे पति को ठीक कर दीजिए। कुछ देर बाद प्रार्थना करके सपना अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है साहिल बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीनों वहां से सीधे कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं और अगले दिन से तीनों सुबह मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। सजल एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। सजल की पत्नी निशा बहुत तेज थी। वो अपनी सास विभा जी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन सजल घर आया तो उसकी माँ ने उसे हलवा खाने को दिया। माँ, ये हलवा तो बहुत अच्छा बना है। आज क्या बात है, आपने हलवा कैसे बना लिया?
बेटा, बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसीलिए आज मैंने हलवा बना लिया। तुझे पसंद भी है ना हलवा? हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाऊं। तभी निशा वहां आ जाती है। माँ जी, आपको पता है देसी घी कितना महंगा है और आप हलवा बनाकर दावत कर रही हैं? पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते हैं ये आपको पता भी है। लेकिन बहू, मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। कोई बात नहीं निशा, कभी कभी तो हलवा बनाना भी चाहिए। और फिर ये तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वही सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे खर्च चलता है ये मैं जानती हूँ। विभा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद विभा जी सजल से बात करती है। बेटा, जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? ठीक है माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने विभा जी सजल को फिर याद दिलाती हैं, लेकिन वो टाल देता है। तीसरे महीने विभा जी सजल से बात करती हैं। बेटा, तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे वृंदावन? इसीलिए हर महीने आपको टाल देते हैं। इसी महीने तुम दोनों ने किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं हैं? रहने दे, अगले महीने मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ, तुम तो बेकार परेशान हो रही हो। सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है? तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। माँ, आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। साफ साफ सुन लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर विभा जी को बहुत दुख होता है। वे अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती हैं, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सकें। अगले महीने विभा जी वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी सजल और निशा उनके पास आते हैं। माँ, कहाँ जा रही हो? मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। वे तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है घर खर्च में से बचा लिया होगा। बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। ये पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय में बचाए थे। विभा जी दुखी होकर वहां से चली जाती हैं और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं के आश्रम में रहने लगती हैं। उनका मन अब उस घर में जाने का नहीं था जहां उन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। एक दिन सजल और निशा उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। माँ, हमें माफ कर दो। आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई। अब तो हमारे पास न घर बचा है न पैसे। मैंने कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर। जा, उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर। यदि उन्होंने तुझे माफ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। निशा भी अपनी सास से माफी मांगती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वहां से वापस आने पर, माँ, अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से वे दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। राजन अपनी मां पुष्पा के साथ एक शहर में रहता था। राजन के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। राजन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक दिन शाम को राजन घर वापस आता है। मां, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह लेटी हुई क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे सुबह से तेज बुखार है। तुझसे कितनी बार कहा तू शादी कर ले। आज घर में बहू होती तो मेरा ख्याल तो रखती। मुझे तेज प्यास लग रही थी, लेकिन बुखार के कारण उठा ही नहीं जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ पड़ोस में रहने वाली शालिनी का, जो अचानक आ गई। उसने पूरे दिन मेरा ख्याल रखा। अभी अभी अपने घर गई है। माँ, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो देख लो कोई लड़की, मैं शादी कर लूंगा। सच? तू शादी के लिए तैयार है? हाँ माँ, कह तो दिया। एक बात कहूँ, मुझे तो शालिनी बहुत पसंद है और पास में ही रहती है।
उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। ये सब आप जानो माँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पुष्पा शालिनी के घर वालों से बात कर लेती है। कुछ ही दिनों में राजन और शालिनी की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन पुष्पा शालिनी से कहती है, बहू, आज ससुराल में तेरा पहला दिन है। आज तुझे रसोई में कुछ मीठा बनाना है, यही रिवाज है। माँ जी, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। संडे को बना दूंगी आपके लिए मीठा। ये तू क्या कह रही है बहू? तू नौकरी करती है, लेकिन जब मैं बीमार थी उस दिन तो तू पूरा दिन मेरे साथ बैठी थी। वो उस दिन तो मेरी छुट्टी थी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। ये कहकर शालिनी घर से निकल गई। हे भगवान, मुझे तो घर संभालने वाली लड़की चाहिए थी। यह नौकरी वाली बहू का मैं क्या करूंगी? शाम को पुष्पा राजन से बात करती है। बेटा, तेरे ऑफिस जाते ही शालिनी भी ऑफिस चली गई। मैं तो सोच रही थी घर में बहू रहकर मेरी सेवा करेगी, घर संभालेगी। तू उससे कह दे कि नौकरी छोड़ दे। तभी वहां शालिनी आ जाती है। माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं नौकरी छोड़ने वाली नहीं हूँ। और रही घर में काम की बात, तो वह आप कर लीजिए या नौकरानी रख लीजिए, उसकी सैलरी मैं दे दूंगी। ये कहकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। माँ, तुम अपनी पसंद की बहू लाई हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब तुम एक नौकरानी ही रख लो, हम दोनों कमाएंगे तो नौकरानी की सैलरी भी दे देंगे। कुछ दिन बाद पुष्पा मुन्नी को नौकरी पर रख लेती है। पुष्पा भी घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। एक दिन शालिनी देर से घर आई। बहू, आज बहुत देर कर दी आने में। माँ जी, आज ऑफिस में पार्टी थी। राजन आए तो आप उनसे कह देना खाना खा लेंगे। मैं सोने जा रही हूँ। बहू, तू कैसे चल रही है? तूने शराब पी है क्या? ओहो, इस घर में हर बात का जवाब देना पड़ेगा। कहा तो है पार्टी थी, आपको समझ नहीं आता? पार्टी में थोड़ा ड्रिंक तो करना ही पड़ता है। तभी वहां राजन आ जाता है। शालिनी, तुम किस तरह माँ से बात कर रही हो? और अपनी हालत देखो, ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। तुम चुप रहो, ज्यादा कुछ बोले तो अभी पुलिस को बुलाकर दहेज के केस में अंदर करा दूंगी। ये कहकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। पुष्पा ये सब देखकर रोने लगती है। चुप हो जाओ माँ, अब तो इस सब की आदत डाल लो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शालिनी राजन से बात करती है। सुनो जी, मेरा प्रमोशन हो गया है। मुझे नया फ्लैट और नई कार मिल रही है। चलो हम नए फ्लैट में रहने चलते हैं। माँ जी को यहीं छोड़ दो। हर महीने कुछ पैसे भेज देना और मुन्नी उनका ख्याल रख लेगी। इस घर में क्या परेशानी है? वैसे भी मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जाना है तो जाओ। अगले दिन शालिनी घर छोड़कर नए फ्लैट में चली जाती है। पुष्पा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजन घर में बैठा था, तभी उसके मोबाइल पर फोन आता है। माँ, शालिनी के पड़ोसी का फोन था। उसने कहा शालिनी बहुत बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सोच क्या रहा है? जल्दी चल। लेकिन माँ, उसने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। पुष्पा राजन को समझाकर ले जाती है। शालिनी उन्हें देखकर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। पैसे के घमंड में मैं भूल गई कि परिवार कितना जरूरी होता है। तू ये सब मत सोच, बस आराम कर। पुष्पा शालिनी की देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में शालिनी ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। अब वह नौकरी के साथ साथ राजन और पुष्पा का बहुत ध्यान रखती थी। प्रिया एक गरीब विधवा औरत थी। वह अपनी सास और 4 साल के बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास रुक्मणी बहुत गुस्से वाली थी। रुक्मणी हमेशा अपनी बहू को डांटती और मारती रहती थी। एक दिन प्रिया घर में काम कर रही थी, तभी रुक्मणी उसके पास आती है। बहू, तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे पोते को भूखा मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। माँ जी, मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। प्रिया अपनी सास और अमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। प्रिया निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। देख भाई मोहन,
तू मुझसे दुगने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी तो मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापिस आ जाऊंगा। 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापिस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन मोहन नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी प्रिया ढाबे वाले के पास जाती है और कहती है, भैया, मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ये कोई घर का खाना नहीं बनाना है, हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? भैया, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। पहले कहीं काम किया है? नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। प्रिया मान जाती है। अगले दिन से प्रिया ढाबे पर खाना बनाने लगती है। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। प्रिया को इसी तरह खाना बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन मोहन वापस ढाबे पर आ जाता है। लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? भाग यहां से, मैंने किसी और को रख लिया है। तू तो दुगने पैसे में भी नहीं मान रहा था। ये औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब अपना रास्ता नाप, चल। मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। मैं भी देखता हूं ये ढाबे पर कितने दिन काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे दुगने दाम ही देने होंगे। मोहन वहां से चला जाता है और प्रिया को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। प्रिया को कभी कभी ढाबे पर देर हो जाती थी। ठंड के मौसम में वह ठिठुरती हुई देर रात को घर पहुंचती थी। एक दिन वह रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में मोहन मिल जाता है। सुन, वो ढाबा मेरा है, कल से वहां से काम छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने। वो सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं आएगी बस। प्रिया घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वह ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। बहन, तुम चिंता मत करो, इस मोहन को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम आज फिर उसी रास्ते से जाना। भैया, इतनी सर्दी में वह सड़क सुनसान रहती है, कहीं मोहन मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं छिपकर वहीं रहूंगा। जब वो तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूंगा। प्रिया रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे मोहन मिलता है। मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई है ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है, अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी, चल। ये कहकर वे मोहन को पकड़ कर ले जाते हैं। प्रिया अगले दिन से फिर से ढाबे पर काम करने लगती है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।